नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 3 उपचुनाव को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। गुजरात का सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 2 स्टेट में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दतिया मध्य प्रदेश में भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है और बांकीपुर में सफलता तो छोड़ दीजिए, बहुत ही शर्मनाक हार हुई है। अब दतिया और मंजवाल जो गुजरात है, इसकी विवेचना से ज्यादा सब लोगों की निगाह हालांकि दतिया पर भी है, लेकिन दतिया सीट क्योंकि पहले भी कांग्रेस के पास थी, 2023 में भी कांग्रेस के पास थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी का अगर कोई वहां उम्मीदवार जीतता है तो बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी। बस वो सीट इसलिए विवाद में हो आया या पूरी दुनिया की निगाह में आया जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश में, उनका टिकट कट गया। बड़े कद्दावर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों के साथ उनके बहुत बड़े ऊंचे संबंध रहे हैं। जब उनका टिकट कटा तो इस और उन्होंने थोड़ी बहुत बगावत भी की, उनके समर्थकों ने बगावत कर दी, तो मान मनोबल की गई और फिर बाद में वो मान गए और कैंपेन भी करने लगे। लेकिन खैर, वहां तो अगर कोई इस तरह की आती सफलता मिलती, बीजेपी वहां जीत रही होती तो बात बनती, चर्चा का विषय होती। लेकिन बीजेपी वहां भी हार रही है। लेकिन उस सब पर चर्चा करने का कोई महत्व नहीं है। महत्व अगर किसी चर्चा का है वो है बांकीपुर विधानसभा सीट, भार बिहार की राजधानी पटना की वो शहरी क्षेत्र है, शहरी विधानसभा है, बहुत ही प्रबुद्ध विधानसभा है। उस विधानसभा सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी की शैलेंद्र श्रीवास्तव के जमाने से इनके पिताश्री जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके जमाने से अब के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की गढ़ थी। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उस गढ़ में प्रशांत किशोर ने उनको मात दी जिनके लिए कभी प्रशांत किशोर मुलाकात के लिए खत पर खत लिखते थे। और ये मात वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की नहीं है। स्थानीय नेता जो हैं वो नॉन कैरिस्मेटिक हैं, कांतिहीन हैं, किसी में कोई दम नहीं जो अपने बल पर पंचायत चुनाव जीत सके। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के वहां जो भी नेता हैं अपने दम पर पंचायत चुनाव जीतने की उनकी क्षमता नहीं है। लेकिन बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, कॉम्बिनेशन काम कर गया, जो भी है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हार किसकी है? क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है? जो कैंडिडेट नीरज सिन्हा वहां लड़ रहे थे उनकी है? भारतीय जनता पार्टी की हार है? या उनकी हार है जिनको कि उन्होंने टिकट नहीं दिया, वो जीत सकते थे, वो भी बेचारे खेत रहे, अच्छे अच्छे नेता थे। चर्चा हो रही थी वहां पर कि अजय आलोक को दिया जा सकता था या ऋतुराज सिन्हा को दिया जा सकता था, और भी कैंडिडेट हो सकते थे जिनको उस क्षेत्र में लड़ाया जा सकता था। नहीं लड़ाया गया, कैंडिडेट बदला गया। पहला कैंडिडेट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ ही दिन के बाद लगा कि नहीं ये तो ब्लंडर हो गया तो उनको हटाया। फिर एक मामूली से एक कार्यकर्ता को दिया। अच्छी बात है, मामूली कार्यकर्ता को देना चाहिए। पार्टी की अगर ये परिपाटी बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मामूली कार्यकर्ता किसे दें, कैसे दें? खैर कोई बात नहीं है, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन 3-4 बिंदु इस चुनाव के बेहद महत्वपूर्ण हैं, उसे याद रखना चाहिए आपको, हमको, और श्रीमान मोदी जी को भी और श्रीमान अमित शाह जी को भी। मोटे तौर पर यह संपूर्ण हार नरेंद्र मोदी जी की है और अमित शाह जी की है। बिना लाग लपेट के स्ट्रेट टॉक इसको कहते हैं, स्ट्रेट। ये हार नरेंद्र मोदी जी की है और अमित शाह की है।
हालांकि प्रशांत किशोर बहुत ही परिमार्जित तरीके से कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ये नहीं कहा कि ये मोदी की हार है, ये शाह की हार है। अभी बहुत सारे बिंदुओं पर मैं आता हूं कि इसकी विवेचना में किन 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 तर्कों को सामने लाया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी ने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उन्होंने कहा कि ये मोदी जी को और अमित शाह जी को संदेश है कि आपने जो यहाँ नेतृत्व दिया है वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं और ऐसे व्यक्ति को आपने प्रदेश की कमान सौंपी है, ये उसके खिलाफ है। और वो कह रहे हैं कि मैं खुद एमएलए एमपी बनने की होड़ में नहीं था, एमएलए बन करके एमपी बन करके मुझे पट्टादारी नहीं करनी है, ठेके नहीं उठाने हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कह रहे हैं कि जात टूट गई, धर्म टूट गई, भाषा टूट गई, ये सारी बातें टूट गई, उसका कोई महत्व नहीं रहा इस चुनाव में। और वो इसलिए क्योंकि यहां की जनता संदेश दे रही है मोदी जी और शाह को कि आपने जो यहां मुखिया चुना है वो चुना ठीक नहीं है, वो चुनाव ठीक नहीं है, उसको बदल दीजिए। मतलब इस जीत का सेहरा बांकीपुर की जनता को और हार का सेहरा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जी को दिया जा रहा है। अब सम्राट जी को कहा जा रहा है कि आपके नेतृत्व में, मतलब आप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ और आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो सामने से दिखते भी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सम्राट चौधरी की वजह से यह हार हुई है। बिल्कुल हार नहीं हुई है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह सकता हूं कि यह हार नितिन नवीन की है, पूरी तरह से नितिन नवीन की हार है। और आप एक ऐसे व्यक्ति को, बड़ा संगठन की क्षमता है, बड़े ही उदात्त हैं, वो कमाल के हैं, उनको आपने संगठन में ले आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अमित शाह तक जब आए थे तभी ये बात होने लगी थी कि भाई और भी बड़े शानदार किस्म के नेता होते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन फिर भी अमित शाह के साथ तो एक ट्रैक रिकॉर्ड था और उसकी वजह से वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए थे, तब वो जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन उसके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आप कह लीजिए कि वो एक कस्टमरी पोस्ट ही हो, पार्टी काम करती है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो किसी पार्टी के आइडियोलॉजी, विचारधारा, उनका दर्शन, उनका विचार, उनके अंदर कितनी गहराई है, देश विदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या समझ है, कोई विशेष दर्शन हो देश को आगे ले जाने का, इस सब की बात अपेक्षा की जाती है। तो मोदी और शाह ने ये अपेक्षा नहीं की। पूरी ईमानदारी से ये बात बोलनी पड़ेगी, मजबूती से कहनी पड़ेगी। ये चयन सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह का है। तो पहली गलती तो ये हुई कि नितिन नवीन को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और फिर ये गलती, ये जो अति विश्वास है कि मैं वहां कुत्ते को भी दूंगा, बिल्ले को भी दूंगा, वो चुनाव निकाल लेंगे तो वो जीत जाएंगे। एक पक्षी, एक तर्क तो ये आ रहा है। और ये पूरा पैकेज है जो देश में जो वातावरण मोदी और शाह के खिलाफ बना है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना है, ये उस पैकेज का एक अंश आपको बांकीपुर में भी देखने को मिलेगा। छात्र नाराज थे, यूजीसी का इन्होंने एक्ट लाया था, वो जो इलाका है उसमें उस वर्ग के लोग अधिक हैं जिस वर्ग के ऊपर यूजीसी की एक्ट की मार पड़ने वाली थी, वो भी नाराजगी थी। ये सारा कॉकटेल बना। उसके बाद ये पेपर लीक का एक वातावरण बन गया था पूरे बिहार में। आप देख रहे होंगे कि पूर्णिया में, कटिहार में, मुजफ्फरपुर में, गया में, बेगूसराय में, पटना में बलवा हुआ। जंतर मंतर के बाद अगर किसी एक प्रदेश में बलवा हुआ तो वो था बिहार। इसका मतलब बिहार में ये, चाहे किसी ने भी करवाया हो, लेकिन गुस्सा आम लोगों के जहन में थी। उस गुस्से का भी एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कोई जो एंगर को एग्जिबिट करने का जो पहला मौका मिला वो मिल गया बांकीपुर का इलेक्शन। और वहां जो लोग थे वो सबने गुस्सा को एक प्रकार से उतार दिया। सबने का मतलब यह है कि 20,000 से अधिक के फासले से जीतने जा रहे हैं। और अगर ये स्थिति रही तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में, एक तो 34% की वोटिंग हुई,
महज 34%। अब ये डेमोक्रेसी का एक फॉल्ट लाइन है, उसको कैसे कौन दुरुस्त करेगा कहना मुश्किल है। तो 34% की परसेंटेज की वोटिंग, जिसमें समझिए कि 66% लोगों ने वोट ही नहीं किया, 66% में। उस 34% में 20,000 वोट से आगे हैं। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर ये नाराजगी, ये सत्ता के खिलाफ नाराजगी हो सकती है, राजनीति में अविश्वास हो सकता है, नेतृत्व में अविश्वास हो सकता है कि अगर 67% लोग वोटिंग, 66% लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि वहां कोई पलायन वलायन तो किया नहीं है, वोट में गए नहीं। अगर मान लीजिए पलायन भी हो गए होंगे 20-25%, चलिए पलायन में चले गए होंगे, तो भी कुछ परसेंटेज तो वोट बढ़ना चाहिए, 50-60% भी तो होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसका मतलब है कि लोगों के मन में निराशा है, सिद्ध सीधा सीधा इसका, और कोई इसका आकलन नहीं है। लोग निराश हैं, राजनीतिक पार्टियों से, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से लोग निराश हैं, पूरी तरह से निराश हैं। और उस निराशा का प्रकटीकरण है 66% वोट का मतदान में शामिल नहीं होना, वोटर का मतदान में शामिल नहीं होना, एक। और दूसरी बात, जो 34% भी जो वोट हुई, उसमें भी अधिक संख्या में उनके समर्थन में वोट पड़ना जो सरकार के खिलाफ हो। इसका मतलब निराशा का अगर आप जोड़ करें तो वो 66% और इसको जोड़ लें, इतनी निराशा है। आप उस 66% को ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं, वो अगर वोट देता तो सरकार के पक्ष में भी आता ना। अगर वोटिंग हुई नहीं, लोग गए नहीं देने के लिए, मतलब तिरस्कार का भाव है, हमको देना ही नहीं है वोट, हमें जाना ही नहीं है। निराश हैं लोग और नाराज भी हैं, निराश भी हैं और नाराज भी हैं। ये बड़ी घटना का संकेत दे रहा है। इसलिए ठकुर सुहाती करने वाले लोगों से घिरने के बजाय क्वालिटी लोगों के साथ जुड़ाव अत्यावश्यक हो गया श्रीमान जी। और अगर नहीं हुआ तो इसका नतीजा और उल्टा होगा आने वाले दिनों में। केवल चाणक्यगिरी 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 करने से काम नहीं चलेगा। अब फिर मोदी 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 होने लगेगा, उससे भी नहीं होगा। भाई जो हम कहते हैं, मैंने कहा ना आपको कि क्यूआई नेटवर्क बिना लाग लपेट के सीधी बात करता है। जहां आपकी बात अच्छी होती है, दम ठोक करके आपका समर्थन करते हैं, दम ठोक करके। और जो बात आलोचना के घेरे में आनी चाहिए, उसका दम ठोक करके आलोचना करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत शुरुआत से कहा कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी को पार्टी में नहीं हो रहा है, वो फंक्शनल नहीं है। जिस प्रकार से आपने नितिन नवीन जी का चयन किया, वो इंटरनल डेमोक्रेसी को कंप्लीटली तार तार कर दिया, और इसका लॉन्ग रन में बहुत बुरा असर होगा। अगर आप ढंग के नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्वालिटी सेट ऑफ पीपल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मेहनत करने वाला तो 1 लाख लोग है, हर रिक्शा चलाने वाला मेहनती है, हर मजदूर मेहनती है। आप उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं क्या? बनाते हैं? आप बताइए। अगर पसीना बहाना ही क्वालिटी हो, बड़ा मेहनती है भाई, बिना खाए पिए काम करता है। ऐसे खाए पिए काम करने वाले लोग लाख नहीं करोड़ों में हैं, जो दिन रात हाड़ मांस तोड़ करके काम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे आप? नहीं बनाते हैं। फिर कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। तो पहली गलती वही हुई, और मैं उस दिन से इसका विरोध कर रहा हूं। आप अगर आपको यंगस्टर ही चुनना था, एक से एक आप तेजस्वी सूर्या को बना देते। नहीं बनाएंगे तेजस्वी सूर्या को। क्यों? आपने किस चीज में फिट किया नितिन नवीन को? मैं ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो तेजस्वी सूर्या को किसी और को, और भी आपको फ्लैम्बॉयंट यंगस्टर मिल जाते अगर आप चाहते ढूंढना तो। नहीं, वो सब आपकी निगाह में नहीं आई। इसका मतलब है कि ये बात जो बाहर चर्चा होती है कि आपने रबर स्टाम्प को बिठा दिया। आप किसी ऐसे व्यक्तित्व को नहीं चाहते हैं जो आपके आदेश पर थोड़ा सवाल भी कर ले। ऐसे नहीं चलता है, ये राजनीति है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। तो जब तक चल रहा है चल रहा है। अगर आप यही जानते हैं कि नहीं जब तक चलेगा हम चलाएंगे, तो जब तक चल रहा है आप चलाएंगे। लेकिन जिस दिन नहीं चलेगा तो फिर लंबे समय तक नहीं चलने का वातावरण तैयार हो जाएगा।
इसका ख्याल रखिए। तो क्या ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं आप? बांकीपुर का चुनाव, दो तर्क अभी आ रहे हैं। एक तो आ रही है बात कि भाई ये मोदी और शाह की व्यक्तिगत हार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो चुनाव क्षेत्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा परंपरागत रूप से चुनाव का भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जिस पार्टी को पिछले विधानसभा में 243 में से 230-35 पर जमानत जब्त हो गई, उस पार्टी का अकेला उम्मीदवार जो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े, वो सामने आकर के दम ठोक करके आपसे जीत लिए। और वो भी तब हो रही है ये बात जबकि आपके पुलिस वालों ने वहां पर नंगा नाच किया है। ये भी वीडियो आए हैं, वहां के एसएसपी के जो करतूत हैं वो देखने को आए हैं बाहर, पटना एडमिनिस्ट्रेशन की करतूत देखने को आई है। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन हमने जो वीडियो देखे हैं जिसमें कि 2-3 जो एविडेंस है, महिलाएं कह रही हैं कि 12 बजे रात को 2 बजे रात को घर घुस गई पुलिस, लोग कह रहे हैं ऐसा कौन सा अपराध किया था, कोई अपराध नहीं था, बाद में आपने उनको छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया? ये ज्यादती करने की आवश्यकता तो नहीं थी। तो कुछ बातों को बहुत गंभीरता से समझने का वक्त आ गया है। दूसरी थ्योरी यह है कि मोदी जी, अमित शाह जी लगातार कह रहे हैं, वैसे वो उस प्रकार में मर्यादित व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी, अमित शाह जी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। एक थ्योरी आ रही है कि नहीं, मोदी और प्रशांत किशोर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि चलो तुम आओ जीत करके वहां पे, भाई तुमने कभी हमारे लिए काम किया था। और अब वो पॉलिटिकल मैन हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख करके मोदी और शाह को लग रहा है कि बिहार में कोई ढंग का नेतृत्व पनप नहीं रहा है, तो उसे पनपने दिया जाए। और इसीलिए इस तरह के कमजोर उम्मीदवार को उतारा जानबूझ करके। दोनों बातें, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये अहंकार है कि कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे, और दूसरी बात, दूसरी थ्योरी ये आ रही है कि हो सकता है कि मोदी और प्रशांत के बीच में अंडरहैंड डील हो। और उसके कारण ये हैं कि प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल को लेकर के कुछ मदद किया है। अब अंदर की बात क्या है मुझे नहीं मालूम, हालांकि अभी भी वो कह रहे हैं कि ममता दीदी का वो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कह रहे हैं, लोग कहते हैं इस थ्योरी में, हालांकि दम बहुत कम है, बहुत कम है, कि ये जानबूझ करके मोदी चाहते होंगे कि प्रशांत किशोर जीत जाए और वो सदन में आए और फिर वहां पर एक थोड़ा वातावरण तैयार हो। भाई प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं बिल्कुल जायज मुद्दे उठा रहे हैं। आपको गुजरात से अधिक सांसद चुन करके बिहार देता है, लेकिन बिहार में बुलेट ट्रेन की कोई संभावना नहीं है, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में जो जितने बड़े नेता बाहर से आते हैं वो बिहार की यात्रा नहीं करते हैं। बड़े नेता जो आते हैं वो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स उनको ले जाते हैं और खगड़िया घुमाते हैं, गरीबी दिखाते हैं और उस गरीबी को सेल करते हैं वहां के भ्रष्ट करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, किनके हाथों? बिल गेट्स के हाथों। तो ये जो बड़े बिजनेस टाइकून्स आते हैं उनको घुमाया जाता है, लेकिन ट्रंप को बिहार नहीं ले जाया जाएगा, बिहार में क्या दिखाएंगे, लेकिन उनको गुजरात ले जाया जाएगा। सवाल बिल्कुल जायज है, सवाल बिल्कुल जायज है। इसलिए अब ये वक्त आ गया है जब मोदी जी और शाह जी को फौरन से पेस्तर कोर्स करेक्शन शुरू कर देना चाहिए। आप पॉलिटिकल पंडित हमसे ज्यादा हैं, आपको राजनीति का ज्ञान और अनुभव हमसे ज्यादा है, दुनिया में किसी से भी अभी ज्यादा है भारत में, क्योंकि पूरे भारत के एक एक जिले में रात गुजारने का अनुभव अगर है तो मोदी जी में ही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमित शाह मास्टर आदमी हैं चुनावी राजनीति के, लेकिन चुनावी राजनीति के बियॉन्ड अब थोड़ा सा उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव मामूली नहीं है, इसका हो सकता है कास्केडिंग इंपैक्ट आगे बढ़े। प्रशांत बैठने वाले नहीं है, एक बात तो जान लीजिए, प्रशांत की पार्टी अब जिंदा हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी, 101% जिंदा हो जाएगी। अब उनका वोट शेयर जो पिछली बार था उससे निश्चित रूप से ऑन द राइज होगा और तीसरी बार वो सत्ता में आ सकते हैं। अगर सेकंड टर्म में नहीं आए तो तीसरी टर्म में वो निश्चित रूप से आ सकते हैं। और अब तो वो बिहार में रहने का बहाना मिल गया, वो वहां के लेजिस्लेटिव मेंबर हो गए,
एमएलए हो गए तो अब तो वो बिहार में रहेंगे ही रहेंगे। अभी अगर वो एमएलए नहीं होते तो हो सकता है कि उनका कुछ मोह भंग भी होता, लेकिन अब तो मोह भंग होना नहीं है। अब तो वो बाय हुक एंड क्रूक उनको रहना ही पड़ेगा। अब वो वहां एमएलए बन गए, एमएलए बन गए तो अपने संगठन को आगे बढ़ाने में कोई कसर प्रशांत नहीं छोड़ेंगे। संसाधन की भी प्रशांत के पास कोई कमी नहीं है। तो अगर बिहार ने दो तीन बातें इस चुनाव में हो गई, देखिए अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा धर्म का नहीं हो तब फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। अगर कास्ट इक्वेशन फेल हो जाए तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और ये दोनों चीजें क्या बिहार में फेल करने की हालत में प्रशांत किशोर हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 35 वर्ष का फटीग है, 35 वर्ष का। दो परिवारों ने 35 वर्ष तक बिहार में शासन किया, एक है लालू और दूसरा है नीतीश। और अब ये जो रिजर्वेशन और इस सब का भी जो चल रहा है ना तांडव, अब ये रिजर्वेशन के खिलाफ में खेल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर बहसें हो रही हैं, बड़े सटीक तर्क आ रहे हैं, फैक्ट्स के साथ आ रहे हैं। तो ये कास्ट भी ब्रेक करेगा। अभी देखिए जेपीएससी और उसको लेकर के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे सर्विस कमीशन को लेकर के झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है, सभी जाति बिरादरी के बच्चे हैं वहां पर शामिल। अब उसको कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन कर रही है, वो अलग विषय है, लेकिन सभी जाति बिरादरी के बच्चे वहां शामिल हो रहे हैं। अब ये जेनजी और ये अल्फा, ये भी हो जाएंगे दो टर्म के बाद वोटर, फिर ये जेनजी हो जाएंगे। तो जेनजी और अल्फा का कॉम्बिनेशन अगर गया तो कास्ट हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट चुनाव में ब्रेक कर जाए। फिर वो जो गमछा लेकर के बैठे हुए हैं, नहीं देंगे तो हम नीतीश बाबू को, तो देंगे तो हैं लालू बाबू को, वो हो सकता है नहीं चलेगा, मुश्किल में हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति जब आएगी तब फिर आपको पूरा पैरामीटर बदलना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, आप इस पर काम भी कर रहे हैं। आप याद रखिए, प्रधानमंत्री जी ने, आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले कहा था 1 लाख फ्रेश युवाओं को हम पार्टी के अंदर लाना चाहते हैं। ये क्या था? ये यही था। इनको पहले ही भान हो गया है कि ये अब लंबे समय तक ये नहीं चलेगा, तो हमको कुछ नया नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा। और नए नैरेटिव में अगर नई ऊर्जा, नए फोर्स को लाए नहीं, उसी क्रम में इन्होंने नितिन नवीन को भी लाया था, लेकिन कंप्लीटली नॉन कैरिस्मेटिक नेता, नॉन कैरिस्मेटिक, ठीक ढंग से भाषण नहीं दे पाते हैं यार, ढंग से भाषण नहीं दे पाते। मैं आज भी विरोध करूंगा, कल भी करूंगा, आगे भी करूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो एमएलए थे, मंत्री थे, वो अपना काम कर रहे थे, उनको किस चीज की कमी थी? 5 बार के एमएलए थे, वो मंत्री थे, एलिवेट कर देते और अच्छा काम कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिस व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, उस व्यक्तित्व को आपने नकारा है। इस बात को स्वीकार कीजिए, ये उसका प्रकटीकरण है बांकीपुर में कि नाराजगी है। बांकीपुर की जनता भी स्वीकार नहीं कर रही, तैयार है कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। इतना लोला, इतना बेवकूफ बांकीपुर की जनता को मत समझिए, बिहार की जनता को मत समझिए। वो समर्थन देती है, खूब देती है। एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, अच्छा काम कर रहे थे, ईमानदार व्यक्ति हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, सारी बात ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर वही बात है, अब प्रधानमंत्री का पद दे दीजिए तो किसी को, कोई तो बात होगी ना, आप में इसीलिए बने हुए हैं। गृह मंत्री का पद दे दीजिए किसी को, कोई तो बात होगी ना, तब ना आपने दिया हुआ है अमित शाह को। तो ये किसी भी लॉजिक पर फिट नहीं बैठ रहा है जो आपने किया, ये उसका प्रकटीकरण है। अब लोग ये कहते रहे कि नहीं, ये तो प्रशांत जी को जिताने के लिए अंडर हैंड कोई बात हो गई है। ये है बिटवीन द लाइन ज्यादा पढ़ लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच बात यही है कि बांकीपुर की जनता ने मोदी और शाह को हराया है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और मोदी और शाह को रेट्रोस्पेक्शन इमीडिएटली प्रारंभ कर देना चाहिए, इमीडिएटली, बिना किसी विलंब के। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बस, बाकी कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।